हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टेक्निक्स के मतलब मेन जो टूल्स है उसका सेकेंड पार्ट दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यहाँ पे अभी देखिए मीनिंग, पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स, इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, जिसको हम है ना परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं टू सम कॉमन बेस, कॉमनली बेस लेते हुए। जैसे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स का अगर हमें रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो हम उसे नेट सेल्स के अगेंस्ट में उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो कॉमन बेस लेते हुए पर्टिकुलर, यहाँ पर हम पर्टिकुलर जो है बेस लेकर और हम कन्वर्ट करते हैं इंडिविजुअल फिगर्स को परसेंटेज में। नाउ परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल आइटम का जो परसेंटेज है वो क्या रिलेशन प्रेजेंट करता है, क्या बताता है। तो इट शोज द रिलेशन टू इट्स रेस्पेक्टिव टोटल, उसके रेस्पेक्टिव टोटल का रिलेशन बताता है। दैट इज टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज और टोटल नेट सेल्स का ये क्या बताता है, रेस्पेक्टिव इनका ये परसेंटेज बताता है, इंडिविजुअल परसेंटेज बताता है। Now, in the income statement, the sales figure is assumed. उसमें sales figure assume करते हैं हम to be 100 हम assume करते हैं, sales figure को हम 100 assume करते हैं। और बाकी के जो सारे figures होते हैं, all the figures are expressed as a percentage, बाकी के सारे figures को हम as a percentage उसको calculate करते हैं of this total, ये total का percentage होता है वो। And in the केस ऑफ बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट होती है तो हम है ना टोटल फंड अवेलेबल जो होता है, टोटल फंड जो अवेलेबल होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज 100, उसको हम एज 100 कंसिडर करते हैं। एंड बाकी सारे जो फिगर्स होते हैं एक्सप्रेस किए हुए रहते हैं परसेंटेज फॉर्म में, आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ दिस टोटल, इस टोटल का परसेंटेज होता है बाकी के जो फिगर्स होते हैं वो ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर इफ टोटल फंड अवेलेबल इन बैलेंस शीट, इन ऑफ बैलेंस शीट इज 16 लाख, अगर टोटल फंड अवेलेबल है किसी बैलेंस शीट में 16 लाख का एंड उसमें बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया है वो 4 लाख दिया है, तो इसका जो है परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम। तो इसका परसेंटेज निकाला जाएगा अमाउंट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय टोटल फंड अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय जब 100 आप करोगे तो आपको 25% मिलेगा। दैट मीन्स जो बिल्डिंग का अमाउंट है वो टोटल फंड के अमाउंट का 25% है, 25% है, उसके अमाउंट का 25% है, 25% है। तो इसमें जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, सबसे पहला स्टेप इसमें होता है कि एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन बैलेंस शीट। आपको नंबर ऑफ आइटम्स को बैलेंस शीट में एंटर करना होगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट जो बनाएंगे आप उसमें उसको एंटर करना होगा, मतलब आपको इसको है ना यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में हम बैलेंस शीट को बनाएंगे और एंटर करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट बनाकर एंटर करने होंगे। और उसके बाद में सेकंड है ना, एंटर द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के जो एब्सोल्यूट अमाउंट है, जो अमाउंट दिए हैं बैलेंस शीट के, वो सारे के सारे अमाउंट्स को हम है ना सेकंड कॉलम में हम है ना एंटर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के। एंड देन उसके बाद में थर्ड जो है उसमें एंटर द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द करंट ईयर। फिर करंट ईयर के अमाउंट्स को हम एंटर करेंगे थर्ड कॉलम में। एंड उसके बाद में एंटर द, अगर 2 बैलेंस शीट दी है तो 3 कॉलम यही आ जाएगा। फिर उसके बाद में एंटर द परसेंटेज रिलेशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम्स का जो परसेंटेज रिलेशन है बैलेंस शीट का टू टोटल एसेट्स, उसके टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, प्रीवियस ईयर के टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ईयर्स विच आर टेकन एज 100, उसको 100 कर बेस हम लेंगे। नाउ
थर्ड यहाँ लास्ट जो है यहाँ पर कि एंटर द परसेंटेज रिलेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स का हम है ना परसेंटेज लेंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट का टू द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द करंट ईयर, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के करंट ईयर के टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का विच आर टेकन एज 100। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल में खाली हमको एक ही साल की बैलेंस शीट का अमाउंट दिया हुआ है, मतलब करंट, हम इसको करंट बैलेंस शीट का अमाउंट दिया है। तो यहाँ पे जो कॉलम्स बनेंगे तो वो है ना यहाँ पे ओनली 2 कॉलम बनेंगे, एक तो 3 कॉलम बनेंगे। पहला तो एक वर्टिकल है ना, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो वर्टिकल बैलेंस शीट के लिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए पहले वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी हमको, और उसके बाद में हमको अमाउंट है जो करंट ईयर के अमाउंट है उनको रिकॉर्ड करना होगा, और उस बाद में उसका परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना होगा। तो ये वाला जो है इनको मैं अभी फिलहाल तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके लिए मैं इनको वर्बली आप लोगों को करा देती हूँ। बाद में जब भी हम इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड बाकी जो एग्जाम्पल्स आगे दिए हुए इलस्ट्रेशंस तब हम सॉल्व करेंगे, तभी मैं आपको पूरे है ना इसके एग्जाम्पल को सोल्यूशन के साथ में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम वर्बली कर लेते हैं। तो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको सोर्सेस ऑफ फंड है ना हेडिंग लेनी होगी, फिर ओनर्स कैपिटल जो है यहाँ पे ये 9 लाख, एंड फिर है ना प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल है, एंड देन रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो ये सारा का सारा जो है वो हमको सोर्सेस ऑफ फंड्स में लेना होगा। ये सारा का सारा सोर्सेस ऑफ फंड्स में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है बोरोड फंड का आएगा, बोरोड फंड को लेकर हेडिंग आएगी। तो उसमें बोरोड फंड में जो होगा वो सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स हम बोरोड फंड में लेंगे। एंड इसके बाद में हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट जो है इसकी वजह से फिर हमको टोटल बोरोड फंड, कितना टोटल बोरोड फंड है वो हमको पता चल जाएगा। एंड उसके बाद में हमको है ना एप्लीकेशन ऑफ फंड लेना है, तो उसमें हमें ना फिक्स्ड एसेट्स को, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को लेंगे, एंड देन इन्वेस्टमेंट को लेंगे, और उसके बाद में हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगा। तो जैसे कि हमको पता है कि वर्किंग कैपिटल डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस से हम वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया है 31 मार्च 2020 का। तो सोर्सेस ऑफ फंड में यहाँ पर ओनर्स इक्विटी शेयर कैपिटल, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया है। ओनर्स इक्विटी में 9 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पे आएगा 9 लाख रुपीज जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का 9 लाख है। एंड प्रेफरेंस शेयर, ये अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है, प्रेफरेंस शेयर का है 80,000 प्रेफरेंस शेयर का है। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अमाउंट है वो 1,50,000 है। इन सबको सम अप करेंगे तो हमको 11,30,000 रिसीव होगा। उसके बाद में बोरोड फंड, यहाँ पर बोरोड फंड के अंडर में सेक्योर्ड लोन 3 लाख का, एंड अनसेक्योर्ड लोन है वो 2 लाख का। तो टोटल जब सम अप करेंगे तो ये जो बोरोड फंड है वो 3 लाख होगा। एंड टोटल बोरोड फंड, ये सारा का सारा आखिर में बोरो ही किया हुआ है ना भाई, ये सारा का सारा बोरो किया हुआ है। तो 11,30,000 प्लस 5 लाख करेंगे तो 6,30,000 हमको टोटल बोरोड फंड हमको रिसीव हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। नाउ यहाँ पे नीचे फिर है ना एप्लीकेशन ऑफ फंड हमको हेडिंग देना है। थर्ड पार्ट है जो वर्टिकल बैलेंस शीट का, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिसके अंडर में फिक्स एसेट्स का अमाउंट 9 लाख है दिया है बैलेंस शीट में। देन इन्वेस्टमेंट का 1,50,000 दिया है। एंड देन वर्किंग कैपिटल है वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हमको करना है, मतलब 7,30,000 माइनस 1,50,000 करेंगे तो कितना आएगा 5,80,000। यहाँ पे टोटल 5,80,000 आ जाएगा। तो हमको 5,80,000 यहाँ पर लेना है। तो नेट वर्किंग कैपिटल जो होगा वो हमको है ना ये नेट वर्किंग कैपिटल जो होगा वो 5,80,000 इसका मतलब। एंड इन सबको टोटल जब हम करेंगे तो फिर यहाँ पे हमको 6,30,000 लिखना होगा। और इसका जो बेस होगा अभी 100%, अभी हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे टोटल फंड अप्लाइड में यहाँ पे 100% आ जाएगा। और इसको 100% यहाँ पे टोटल 100% है। तो अब इसका परसेंटेज कैसे निकाला
जाएगा। तो 9 लाख को हम डिवाइड बाय 16 लाख, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है कि कॉमन साइज परसेंटेज के लिए कॉमन साइज परसेंटेज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ आइटम को डिवाइड करना है हमको टोटल फंड एम्प्लॉयड से, अमाउंट ऑफ आइटम को डिवाइड करना है टोटल फंड एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये देखिए ये 9 लाख है, तो 9 लाख को डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको 55.22% आएगा। अभी ये वाली है ना, आप जरा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। क्या करेंगे हम, 9 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 16,30,000, क्योंकि इस जो कॉलम का टोटल है वो 16,30,000 है। 16 लाख यहाँ पर 16,30,000 है। तो हमको क्या करना होगा, 9 लाख जो अमाउंट दिया है 9 लाख को हमको, क्योंकि 9 लाख को यहाँ पे 100% हमने लिखा है, यहाँ पे 100% लिखा है, मतलब ये 16,30,000 टोटल अमाउंट है। तो 9 लाख को हम 16,30,000 से जब हम डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो हमको 55.22 रिसीव होगा। देन 80,000 को 16,30,000 से डिवाइड करेंगे तो हमको 4.91% रिसीव होगा। अब 1,50,000 को 16,30,000 से डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे बच्चा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1,50,000 को जब डिवाइड बाय 16,30,000 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ना, ये 0.320 नहीं है, दिस इज द रॉन्ग अमाउंट, 9.20 होना चाहिए। ये जो अमाउंट है वो 9.20 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये करेक्शन कर लेना है, इसको क्रॉस कर देना है, ये 3 को क्रॉस कर देना है, यहाँ पे 9 लिख लेना है, ये 9.20 आना चाहिए। अब इन तीनों का, इनका सबका टोटल करेंगे, या अगर आपको टोटल नहीं करना है, आप देखो टोटल करके देखोगे ना तो भी आपको 69.33 आना चाहिए 9 लिखने के बाद ना। और अगर आप है ना 11,30,000 को डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो आपको 69.33% रिसीव होगा। अभी यहाँ पे अभी 3 लाख को डिवाइड बाय 16,30,000 करेंगे तो 18.40 रिसीव होगा। एंड 2 लाख को डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 12.27% रिसीव होगा। एंड 5 लाख को डिवाइड करेंगे हम 16,30,000 से तो 30.67% रिसीव होगा। तो इस तरीके से ये परसेंटेज निकालना होता है। नाउ यहाँ पे भी सेम वे 9 लाख को आपको डिवाइड करना है 16,30,000 से। 9 लाख को आप 16,30,000 से डिवाइड करोगे तो 5.22 रिसीव हो जाएगा, या 5.21 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5.21 आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद में 1,50,000 को आप जब डिवाइड बाय 1,50,000 को आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर 1,50,000 को जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर 16,30,000 से मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो फिर आपको यहाँ जो है 1,50,000 को डिवाइड करोगे 16,30,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 9.20 आएगा। एंड 5,80,000 को आप जब डिवाइड करोगे 16,30,000 और उसके साथ ही आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपको 35.59 आपको रिसीव होगा। तो इस तरीके से आपको है ना कैलकुलेट करना होता है। अभी यहाँ पे ये जो अमाउंट दिखाए यहाँ पे भी परसेंटेज आपको दिखाई दिया, तो ये परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप सोचोगे मिस ने ये परसेंटेज तो नहीं बताया, तो आपको क्या करना है 7,30,000 को भाई डिवाइड बाय 16,30,000 करो तो आपको 44.78 आ जाएगा। एंड ये जो 1,50,000 को है जब आप डिवाइड करते हैं 16,30,000 से, ऑलरेडी पहले कर चुके हैं हम, यहाँ पे 9.20 आना चाहिए तो ये 9.20 आएगा। और इन परसेंटेज का आप डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो फिर आपको 35.59 आएगा। तो इस तरीके से आपको है ना ये कैलकुलेट करना होता है। अभी नेक्स्ट है वो दिया है आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए कैसे हम है ना यहाँ पे ना 2 साल का दिया है, 2019 का एंड 31 मार्च 2020 का। तो ये यहाँ पे जो टोटल कॉलम बनेंगे वो टोटल है ना 5 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स है एंड फिर है ना 31 मार्च 2019 का, और फिर इसका परसेंटेज, हाँ इसके बाद में हम इसका परसेंटेज का कॉलम बनाएंगे एंड फिर बाद में 31 मार्च 2020 का और इसका परसेंटेज का कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये है ना
वर्टिकल स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वर्टिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नेट सेल्स दिया है 5 लाख, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 3 लाख, देन ग्रॉस प्रॉफिट दिया है आपको 2 लाख, देन आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 55,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 52,500 दिया है, एंड नेट प्रॉफिट दिया है 92,500। तो इसी तरीके से यहाँ पे मार्च 2020 का भी 6 लाख, 3 लाख 60,000, 2 लाख 40, 72,000, 66,000 एंड 1 लाख 2,000 दिया। तो इनको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये सेम वे आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिया है, यहाँ पे लिया है कि भाई नेट सेल्स, क्योंकि टॉप में हमारा जो है हम नेट सेल्स से इसका फॉर्मूला लेने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। यहाँ पे ना नेट सेल्स को 100% का बेस लिया गया है, नेट सेल को 100% का बेस लिया गया है, 100% एज अ बेस है ना, नेट सेल को लिया है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय जब 100 करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना 60% आ जाएगा। एंड उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 40% है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एंड उसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए सेम वे 55,000 को जब आप डिवाइड बाय 5 लाख करोगे मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 11% आ जाएगा, एंड 52,500 को आप डिवाइड बाय 5 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 10.5% आ जाएगा। एंड नेट प्रॉफिट के लिए 92,500 को डिवाइड बाय 5 लाख करेंगे तो हमको 18.5% रिसीव होगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। अभी सेम पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है सेकेंड मतलब 2020 के इसके लिए कि भाई आप 3,60,000 को डिवाइड बाय 6 लाख करो मल्टीप्लाई बाय 100 करो 60% आएगा। 2,40,000 को डिवाइड बाय 6 लाख करो मल्टीप्लाई बाय 100 करो 40% आ जाएगा। 72,000 को आप डिवाइड बाय 6 लाख करो, क्योंकि यहाँ पे नेट सेल्स को बेस लिया गया है, नेट सेल्स को 100 लिया है, नेट सेल को बेस लिया तो उसके हिसाब से हम रेशियो परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 72,000 डिवाइड बाय 6 लाख करेंगे तो 12% एंड 66,000 डिवाइड बाय 6 लाख करेंगे तो 11% एंड 1,02,000 को डिवाइड बाय 6 लाख करेंगे तो 17%। इस तरीके से अमाउंट आएगा। तो ये जो है ना हमने यहाँ पे नेट सेल को बेस लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखाएगा। तो जिस ईयर को बेस लिया जाता है, मान लो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को बेस लिया तो सब हमें ना ग्रॉस प्रॉफिट के बेस के साथ हिसाब से निकालते हैं, ऐसा होता है। इसमें इसका बेनिफिट क्या होता है, क्या फायदा होता है, आगे मैं सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अभी मैं वर्बली दिखा रही हूँ आप लोगों को ताकि जल्दी से हम ये थियरी का, क्योंकि ये थियरी एक्सप्लेनेशन भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको सम्स को सॉल्व करना। तो यहाँ पे अभी देखिए एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है क्या है, बेनिफिट्स क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट के। तो कॉमन साइज बिजनेस स्टेटमेंट है वो डिनोट करता है, ट्रेंड को बताता है, डिफरेंट आइटम्स के ट्रेंड को बैलेंस शीट में एंड इनकम स्टेटमेंट में। सो इट इज वेरी यूजफुल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करने के लिए टू डिफरेंट बिजनेसेस का, टू मोर अदर बिजनेसेस का, टू और उससे ज्यादा बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को एंड फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करने के लिए यूज में आता है। एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन। इवन है ना इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब खुद के फर्म के खुद के कॉस्ट वगैरह के साथ भी कंपेयर करने के लिए 2 साल के 3 साल के बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए भी यूज में आता है। तो दिस इज बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट फर्म्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म कॉमन साइज में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल आइटम्स के भी हम है ना क्या इंटर फर्म्स को भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम अलग अलग फर्म के डेटास को भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर नाउ द रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन वेरियस आइटम्स, अलग अलग आइटम्स में रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट का टू सेल्स के साथ एंड वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट टू टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज के साथ में। तो इसका जो कंक्लूजन निकल कर आता है, इसका जो इंटरप्रिटेशन हम निकालते हैं वो मीनिंगफुल कंक्लूजन आता है जब हम उसको स्टडी करते हैं, चेंजेस को जब रिलेशनशिप के थ्रू जब स्टडी करते हैं कि भाई इनके बीच में क्या, इनका क्या रेशियो आ रहा है, इनका क्या परसेंटेज आ रहा है, तो वो
मीनिंगफुल रेशियो, मीनिंगफुल उसका कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन पार्ट। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेक्निक है, टूल है, यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में है ना हम ये स्टडी करने वाले हैं। एंड उसके बाद में जल्दी ही हम लोग है ना सारे के सारे जो इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे आगे के, उसको हम सॉल्व करना, रेशियोज कैसे निकालना है, एंड उसके बाद में बैलेंस शीट के सम्स आने वाले हैं, तो सारे सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।